हेलो गाइस, दिस इज सागर कुमार एंड यू वाचिंग मी ऑन मेडिक चई चैनल। तो स्वागत है आपके इस अपने चैनल मेडिक चई पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का शॉर्ट समरी, और ये वीडियो है मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। जो बुक है उसका एक एक डिटेल पढ़ाऊंगा। तो ये जो वीडियो रहेगा दो पार्ट में रहेगा, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। ठीक है, अगर मैं एक ही पार्ट में कोशिश करूंगा तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसका दो पार्ट कर दिया हुआ है। तो आज का ये फर्स्ट पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। इसमें हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी ने क्या क्या कहा है हमारे कल्चर के बारे में, हमारे सिविलाइजेशन के बारे में, जो किस तरीके से क्या है सुपीरियर है दूसरे सिविलाइजेशन और कल्चर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 ईस्वी में 1869 और मरे कब वो 1948। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। जो लोकप्रिय हैं किस नाम से, बापू के नाम से, और फादर ऑफ द नेशन भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं, राष्ट्रीय पिता के नाम से जाने जाते हैं। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो वह एक राजनीति से ज़्यादा कहीं क्या थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, और ट्रुथ मतलब सत्य, सत्य और अहिंसा का उन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया, इस्तेमाल किया एज द चीफ वेपन्स, मुख्य औजार के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसके खिलाफ उन्होंने, जो भारत में अंग्रेजी शासन थी, अंग्रेज थे यहाँ पर। ठीक है, तो उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया था, ट्रुथ सत्य और नॉन वायलेंस अहिंसा का क्या किया था, मुख्य औजार के रूप में यूज किया था। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। ओके, नेक्स्ट कहता है फ्रॉम 1915 टिल 1948। 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व कायम रखा, अपना प्रभाव रखा। ठीक है, ही डाइड एट हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। जैसा कि हम लोग समरे में भी देख चुके हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि उनको मारने वाले जो थे एक कट्टरपंथी थे, जिनका नाम क्या था, नाथुराम गॉडसे। ठीक है, तो यही कहता है ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में वह एक कट्टर के हाथों मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो स्वजीवनी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स जो उन्होंने क्या किया, लिखा, किसके लिए, यंग इंडिया के लिए। एंड द स्पीचेज, और जो भाषण है, दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जो उन्होंने अलग अलग अवसरों पर दिया। रिवील हिम, बताता है उसके बारे में, एक्सप्लेन करता है, इलस्ट्रेट करता है। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, कि सिर्फ वो एक क्या थे, ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे, एक मतलब अच्छे विचारक ही नहीं थे, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। मतलब वो एक पवित्र आत्मा भी थे, उसके मालिक भी थे। ठीक है, इडियोमैटिक इंग्लिश, और साथ साथ में इडियोमैटिक इंग्लिश की क्या थे, मास्टर भी थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो यहाँ पर मतलब उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात की है, तो उन्होंने जो एक्सट्रैक्ट मतलब उसमें जो कुछ भी उन्होंने मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया और यहाँ पर रखा गया है। तो इसमें वो किसके बारे में बात करते हैं, कहता है गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी बात करते हैं कि किस तरीके से जो मतलब भारतीय सभ्यता है उसकी नींव रखी गई, और वो अभी तक जिंदा है।
विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो अभी तक क्या है, मतलब ये समय के प्रवाह के साथ साथ अभी तक खड़ी है, अभी तक अडिग है, वो हिली डुली नहीं है, मतलब इस पे कोई आंच नहीं आया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशन हैं जो कम्प्लीटली क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो भारतीय सभ्यता है वो समय के प्रवाह के साथ साथ क्या है, अभी तक खड़ी है, चल रही है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटीरियलिटी, जो पश्चिमी सभ्यता है जिसकी प्रवृत्ति क्या है कि वो किस चीज़ को प्रिविलेज देती है, मटीरियलिटी को, भौतिकता को, वस्तुवाद को क्या करती है, मतलब प्रिविलेज देती है, ठीक है। विच कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग, जो क्या कर सकती है, कहीं से भी किसी भी तरीके से भारतीय सभ्यता को मैच नहीं कर सकती है, उसके कंपैरिजन में भी नहीं है। जो किस चीज़ को एलिवेट करती है, मॉरल विंग को, मतलब नैतिक वैल्यू को। तो यही महात्मा गांधी कहते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो मटीरियलिटी को क्या करती है, प्रिविलेज देती है, और जो हमारी सभ्यता है वो किस चीज़ को प्रिविलेज देती है, मॉरल बीइंग को, नैतिक महत्व को। चलिए अब क्या कहता है, आई बिलीव दैट, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया, कि जो भारत की सभ्यता है, हैज़ इवॉल्व, जो विकसित हुई, इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे संसार में कहीं भी हराया नहीं जा सकता है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो भारतीय सभ्यता है उसे किसी भी तरीके से दबाया नहीं जा सकता है, उसे कोई हरा नहीं सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स साउंड बाय आवर एंसेस्टर्स, और जो हमारे पूर्वजों ने बीज बोया उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम गया, ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हालत हुआ, उनका भी नसीब वही हुआ। द माइट ऑफ द पैराओस वॉज ब्रोकन, जो पैराओस होता है वो क्या होता है, इजिप्ट के शासक को क्या कहते हैं हम लोग, पैराओस कहते हैं। तो जो उनकी शक्ति थी वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई, टूट गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का हो गया, वेस्टर्नाइज हो गया, पूरी तरीके से पश्चिमीकृत हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना ने कुछ नहीं किया, चाइना ने कुछ नहीं बोला। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन जो भारत है वो स्थिर रहा, ठीक है, अडिग रहा, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। भले ही अभी के टाइम में 80% जो हमारे भी यहाँ के लोग हैं, भारतीय लोग भी हैं, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को कॉपी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारी सभ्यता है अभी बाकी है। दूसरी की सभ्यता खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी सभ्यता अभी भी क्या है, बाकी है। तो कहता है समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, तो किसी भी तरीके से जो भी हो, लेकिन हमारी सभ्यता अभी भी बाकी है। जो फाउंडेशन हमारे एंसेस्टर ने किया था वो अभी भी क्या है, बाकी है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, तो जो यूरोप के लोग हैं उन्होंने अपना पाठ कहाँ से सीखा, ग्रीस और रोम के लोगों ने जो लिखा था उनसे उन्होंने क्या किया, सीखा। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो लंबे समय तक अपने महिमा को लेकर के, अपने यश को लेकर के, मतलब ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं कर पाए। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, तो उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन, तो जो यूरोप के लोग हैं उन्होंने क्या किया, इमेजिन किया दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वो क्या करेंगे, जो गलती किसने की, ग्रीस और रोम ने, उससे क्या करेंगे, वो बचेंगे, उससे अवॉइड करेंगे। ओके, कहता है सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, तो ये उनकी जो स्थिति है बहुत ही क्या है, दयनीय है। किनकी, रोम और ग्रीस की, ठीक है, जिन्होंने अपनी सभ्यता को पूरी तरीके से क्या किया, खो दिया, खत्म हो गई उनकी सभ्यता। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमोवेबल, इंडिया जो है वो अडिग रही अपने पथ पे, मतलब हमारी जो सभ्यता है वो विचलित नहीं हुई, एंड दैट इज हर ग्लोरी,
यही तो इसकी क्या है, महिमा है, यही इसका यश कीर्ति है। दैट इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, कि भारत के ऊपर क्या है, एक आरोप है। क्या आरोप है? दैट हर पीपल, कि यहाँ के जो लोग हैं, ये जो भारत के लोग हैं, आर सो अनसिविलाइज्ड, बहुत ही ज़्यादा क्या है, असभ्य है, इग्नोरेंट है, मतलब नादान है, एंड स्टॉलिड, मतलब उनको मतलब कोई भी चीज़ सिखाया नहीं जा सकता या फिर वो सीख नहीं सकते। ठीक है, स्थिर है, स्टॉलिड है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि इसमें संभव ही नहीं है कि उसको क्या किया जाए, किसी दूसरे चीज़ों में क्या किया जाए, अडॉप्ट किया जाए या उस पर कोई चेंजेस लाया जाए। हम लोग इतने असभ्य हैं, तो ये हमारे ऊपर क्या है, एक आरोप है जो बहुत सारे लोगों ने लगाया है। ठीक है, कहता है इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, तो यह सच में क्या है, एक चार्ज है, आरोप है हमारे गुण पर। ठीक है, कि हम किसी भी स्थिति में अपने आप को क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। हम इतने ज़्यादा स्टॉलिड हैं, मतलब स्थिर हैं, अज्ञान हैं, असभ्य हैं, कि हम किसी और चीज़ में अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर सकते, हम अपने आप में चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो यह सच में क्या है, हमारे ऊपर क्या है, एक आरोप है हमारे गुणों के विरोध में, कि हम में ऐसा कोई गुण नहीं है कि हम किसी और चीज़ में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। What we have tested, तो महात्मा गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग जगहों पर जाकर के अलग अलग चीज़ों को देखा है, अलग अलग सभ्यताओं को देखा है, अलग अलग सभ्यताओं से सीखा है, तो यही what we have tested and found, और पाया true on the anvil of experience, अपने जो मतलब अनुभव के आधार पर, कि एक एनविल मीन्स क्या होता है, निहाई। ठीक है, इसमें जो लोहार होता है वो क्या करता है, एक लोहे को पीट पीट करके कुछ बना लेता है, तो मतलब उस पर वो मेहनत करता है। तो यही है कि अनुभव के आधार पर उन्होंने क्या किया, पाया, सच्चाई को पाया। वी डेयर नॉट चेंज, कि हम लोग हिम्मत नहीं करते हैं क्या करने की, परिवर्तन करने की। मतलब ये नहीं कि परिवर्तन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सभ्यता को नहीं छोड़ सकते। हमारी सभ्यता सबसे अच्छी है, तो हम इस सभ्यता को क्यों छोड़ें। ठीक है, तो यही कहता है कि वी डेयर नॉट चेंज, कि हम लोग हिम्मत नहीं करते हैं बदलने की, अपनी सभ्यता को छोड़ने की। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी जो सलाहें हैं उन वो क्या इंडिया पर थोप दिया। क्या है, एंड सी रिमेन्स स्टडी, ये जो हमेशा है मतलब स्थिर रहती है, एक ही जगह रहती है। दिस इज हर ब्यूटी, और यही इसकी क्या है, सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यह हमारे आश्रय मतलब जो आश्रय है, आशा है, कि हम अपने सिविलाइजेशन को क्या करें, मेंटेन करके रखें, हम अपने सिविलाइजेशन को पकड़ करके रखें, उससे जुड़े रहें। हमें किसी और सभ्यता से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सभ्यता अपने में क्या है, बेहतर है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कहता है सिविलाइजेशन एक विचार है, एक व्यवहार है, या एक छवि है चलाने की। क्या चीज़, कि एक व्यक्ति को वो क्या करती है, अपने ड्यूटी पर, अपने कर्मा पर ध्यान दिलवाती है, उसको अपने कर्तव्य की ओर ले जाती है, उसके पथ पर ले जाती है, उसके रास्ते पर ले जाती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। जो ड्यूटी का परफॉर्मेंस है और जो ऑब्जर्वेंस है मोरालिटी की, नैतिकता की। नैतिकता मतलब क्या होता है, कि जो हम लोग सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहें, जो चीज़ सही है उसके फेवर में रहें। ठीक है, उसके पक्ष में हमेशा रहें, यही क्या होता है, मोरालिटी। तो ये कहता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। दोनों क्या है, एक दूसरे के परिवर्तनीय जो मतलब शब्द है। ठीक है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स। तो जो हम लोग मास्टरी की बात करते हैं किस में, मोरालिटी में, वो किस पर होता है, हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर। एंड आवर पैशंस, और हमारे जो जोश जुनून होता है ना, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मास्टरी अटेन कर सकते हैं, मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
हमारे मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारा जोश जुनून होता है कि हम कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्या चीज़ करके, मॉरलिटी को ऑब्जर्व करके, नैतिकता को समझ करके, परीक्षण करके, निरीक्षण करके। सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स, और इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार से हम लोग अपने आप को जान सकते हैं। ठीक है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। तो महात्मा गांधी गुजरात से थे, तो उन्होंने एक गुजराती वर्ड लिया कि सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है, अच्छा व्यवहार। क्या होता है गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स अच्छा व्यवहार, गुड कंडक्ट। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डेफिनेशन क्या है, सही है, अगर ये डेफिनेशन क्या है, सही है सिविलाइजेशन का, कि सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है, अच्छा व्यवहार होता है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, कि जो भारत है, जिसको बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे राइटर्स ने क्या किया है, दिखाया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। तो इसे दूसरे किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ एज इट शुड बी, और यह वैसा ही है जैसा इसे रहना चाहिए। ठीक है, इसे किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हमने नोटिस किया है, हमने देखा है कि माइंड क्या है, मन क्या है, एक अशांत पक्षी की तरह है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स, जितना इसे मिलता है, जितना ये पाता है, द मोर इट वॉन्ट्स, ये उतना ज़्यादा चाहता है। एंड स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड, और फिर भी क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ मिल जाती है, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि काश मेरे पास ये रहता, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन रहता, या मेरे पास आईफोन रहता, तो जो हमारी वांट्स है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वो चीज़ पूरी होने के बाद भी फिर हमारी वांट्स क्या हो जाती है, किसी और चीज़ के लिए मतलब हम लोग सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग अशांत रहते हैं, बेचैन रहते हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आर पैशंस, जितना हम लोग अपने पैशन से, अपने जोश जुनून में लीन हो जाते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, ये उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब हम उसमें जाकर के उलझ जाते हैं। आर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसलिए क्या किए, सेट अ लिमिट टू आर इंडल्जेंसेस, जो ये जो हमारी लीनता है उस पर क्या किए, एक लिमिट लगा दिए, एक सीमा तय कर दी कि हम लोग इसमें इतना ही ज़्यादा क्या हो सकते हैं, लीन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कि हैप्पीनेस क्या है, लार्जली जो मतलब डिपेंड करता है किस चीज़ पर, मानसिक स्थिति पर, कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, कि हमारे पास जितना है हम उसी में संतुष्ट हैं, या फिर अगर ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमारा मन क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा था, हमारे पूर्वजों ने इसीलिए हमको क्या किया, इन सारी चीज़ों से रोक करके रखा, लग्जरी से रोक करके रखा, जो फिजिकल कंफर्ट है उसको एक सर्टेन लेवल तक ही लिमिट रखा, हम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, इन सब से क्या किया, हम लोगों को बचा करके रखा। कहता है अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, कि एक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, खुश हो, क्योंकि वह क्या है, अमीर है, धनी है। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो मतलब धनी है वो खुश हो, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, और एक व्यक्ति जो गरीब है वो ना खुश हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ डिपेंड करता है हमारे मेंटल कंडीशन पर। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन हमारा हेल्थ सही नहीं है, तो फिर हम उस पैसे का लाभ नहीं ले पाएंगे और हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, यही कहता है द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, जो अमीर लोग हैं उनको प्रायः नाखुश देखा गया है, अपने आप से असंतुष्ट देखा गया है, बेचैन देखा गया है। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब लोग हैं उनको, उनके पास जितनी ही चीज़ें होती है, जितनी आवश्यकता की चीज़ें हैं उतनी हैं, और वो उसी में क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। उसे और किसी की ज़रूरत नहीं होती और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो बस 2 पैसे कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी आराम से जीते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब हमेशा गरीब रहते हैं, उन्हें कि मतलब कोशिश भी नहीं करते कि मुझे ज़्यादा कुछ करना है, जितना बस उसको चाहिए उतना मिल गया, वो उसी में खुश रहते हैं। द मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबको देखते हुए, इन सबको परखते हुए, आर एंसेस्टर्स डिस्योर्डेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या किया, हमें लग्जरी से, आरामदायक ज़िंदगी से, सुखद ज़िंदगी से क्या किया, सुखद ज़िंदगी का करने मतलब जो फिजिकल कंफर्ट है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उनसे क्या किया, हमको बचा करके रखा। भौतिक चीज़ें हैं, जो मशीन्स हैं, उन सब से क्या किया, हमको बचा करके रखा। ठीक है, कहता है वी हैव मैनेज्ड विद सेम काइंड ऑफ लव एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। तय हम लोगों ने मैनेज किया, किस चीज़ को मैनेज किया, कि विद द सेम काइंड ऑफ लव, कि जो हल है, मतलब हल के कहने का मतलब है कि हम जो खेती करते आ रहे हैं, या फिर हमारे पास जो मशीन्स हैं, ठीक है, एक ऑर्डिनरी मशीन कह सकते हैं, कि हम लाखों वर्षों से या फिर जब से हमारा सिविलाइजेशन डेवलप किया है उसी का यूज़ करते आ रहे हैं हजारों सालों से। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस। हम लोग जिस घर में रहते हैं, छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते हैं, वैसा ही हमारे पास यहाँ है। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो पहले के समय में जैसी झोपड़ियाँ थी, जैसे हमारे छोटे छोटे घर थे, हम उसी में खुश रहा करते थे। अभी तक वही मैनेज करके हम लोगों ने रखा है। जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने ये चीज़ हमें बताया कि हमें बड़े बड़े घरों की आवश्यकता नहीं है, हम छोटे घर में ही क्या है, खुश हैं। एंड आर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। जो हमारी स्वदेशी शिक्षा है वो पहले की तरह ही है, लेकिन अभी के टाइम में जो मॉडर्न शिक्षा है वो हमारे देश पर हावी हो चुकी है। कहीं ना कहीं से हम उस चीज़ को सीख रहे हैं, और इसकी वजह से जो हमारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके प्रति जो अटैचमेंट है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है हमारे भी समाज में। हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, कहता है वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन। हमारे यहाँ ऐसी सिस्टम नहीं थी कि हम लाइफ कोडिंग कंपटीशन में, यानी कि जीवन को क्षय करने वाले कोई ऐसा कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा रखें कि कोई एक व्यक्ति बढ़ रहा है तो उसको पीछे करने के लिए हम कोई ऐसा काम करें कि हम उससे आगे बढ़ जाएं, या फिर कोई किसी गलत चीज़ों में पड़ जाएं ताकि हम उससे आगे बढ़ जाएं। जो समाज में आगे बढ़ते थे हम उसका वेलकम करते थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़े, हम आगे बढ़ जाएं, उसका पैर खींचने में लगे रहते हैं कि कोई व्यक्ति आगे ना बढ़ पाए, हमसे आगे ना बढ़ पाए। तो ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी हमारे यहाँ, लाइफ कोडिंग कंपटीशन नहीं थी। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड। तो जो भी लोग थे वो क्या करते थे, अपने व्यवसाय को, अपने जो ट्रेड, अपना जो व्यापार है उसको क्या करते थे, फॉलो करते थे। एंड चार्ज और रेगुलर वेज, और जो उनका एक अपना मतलब वेतन था, जो उनका मेहनतनामा था, उसको क्या करते थे, चार्ज करते थे, मतलब वो लेते थे वो। ठीक है, इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो। अब ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं जानते थे। क्या चीज़ नहीं जानते थे, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि मशीनों का आविष्कार कैसे किया जा सकता है या कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो भारतीय होते हैं वो नई नई चीज़ों का आविष्कार नहीं कर पाते हैं, उसमें क्रिएटिविटी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते, नहीं कुछ भी मतलब नया नहीं सोच सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे परदादा सब थे, वो सब जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हम लोगों ने अपना दिलो दिमाग क्या किया, इन सारी चीज़ों में लगा दिया, मशीनों में लगा दिया, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स। तो जो हमारा दिमाग है, हम लोग मतलब दिलो दिमाग अगर इस चीज़ में सेट कर देते हैं, किस चीज़ में, मशीनों में सेट कर देते हैं, तो हम लोग इनके क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। जैसे कि अभी के टाइम में हम लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा क्या है, जुड़े हुए हैं। मोबाइल के बिना हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते। उसी टाइप से कि अगर हम लोगों ने इन सब के पीछे अपना दिमाग लगा दिया, इन सब के पीछे पड़ गए, तो फिर क्या होगा, जो हमारा मोरल फाइबर्स है, मतलब नैतिक चरित्र है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे, मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, मतलब हमको रोक करके रखा और उन्होंने निर्णय लिया कि हमें जो है बस वही करना चाहिए जो हम लोग अपने हाथ पैरों से कर सकते हैं। हाथ पैरों से करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग हाथ पैरों पर ज़्यादा भरोसा रखेंगे तो हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे, हमारा मेंटल कंडीशन सही रहेगा, हर एक चीज़ सही रहेगा। तो हमारे जो फोर फादर्स थे वो इन सारी बातों को जानते थे। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। तो उन्होंने देखा कि जो रियल हैप्पीनेस है, सच्चाई मतलब जो सच में खुशी वाली चीज़ है, जो हमें खुशी देती है सच में, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट्स। मतलब हम जो प्रॉपर यूज करते हैं, हम अपने हाथ पैरों का, हम अपने हाथ पैरों पर भरोसा करते हैं, मेहनत करते हैं, उनसे हमारा हेल्थ भी सही रहता है और हम लोग को खुशी भी मिलती है। ओके, तो यही कहते हैं महात्मा गांधी कि हमारे पूर्वज ये सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, हमको मशीनरी जो चीज़ें हैं उनको इन्वेंट करने से रोका, लग्जरीज से रोका, प्लेजर से रोका। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance। उन्होंने एक और भी रीजन बताया, आगे रीजन यह बताया, कारण यह बताया कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो एक जाल होता है। किस चीज़ का जाल? एंड यूजलेस एनकम्ब्रेंस, और जो मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब बेकार की बोझिल सी जिंदगी होती है वहाँ की, बड़े बड़े शहरों की। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वहाँ पर लोग खुश नहीं होते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहाँ पर जो मतलब क्या होता है, चोरों का समूह होता है, डाकुओं का समूह होता है, डकैतों का समूह होता है। तो इसीलिए हमारे जो मतलब पूर्वज थे वो शहरों की ओर मूव नहीं करते थे, वो गांव में ही खुश रहते थे। ठीक है, तो इनका यही कहना था कि जो बड़ी बड़ी शहरें होती हैं वो जाल होती है। ठीक है, उस मतलब बोझिल सी जिंदगी होती है वहाँ की, वहाँ पर चोरों का समूह होता है, डाकुओं का समूह होता है, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति होती है, एंड वाइस फ्लरिशिंग, और जो बुराइयाँ होती है वहीं फलती फूलती हैं। इन देम, कहाँ पर? शहरों में। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और जो गरीब लोग होते हैं वहाँ पर उनको लूटा खसोटा जाता है, किसके द्वारा? अमीरों के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा क्या किया जाता है? लूटा खसोटा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो जाल होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग जाकर के फंस जाते हैं। हम लोग बस देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो लाइटिंग होती है उससे जाकर के मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इतने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, ऐशो आराम है, लेकिन नहीं, हमारे पूर्वज जानते थे कि उन सारी चीज़ों में जाकर के हम क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे, हमारी जो मोरल वैल्यूज है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, हमको इन सारी चीज़ों से रोक करके रखा। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स, उन्होंने देखा कि जो राजा है और उनकी तलवारें हैं वर इन्फीरियर टू द स्वर्ड ऑफ एथिक्स, जो विचारों की तलवार है, जो मतलब एक नैतिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है, नैतिक महत्व कहते हैं, उनकी जो तलवार है उनके आगे छोटी सी है। ठीक है, उनके आगे मतलब कुछ भी नहीं है, हीन है, तुच्छ है। एंड दे देयरफॉर, और इसीलिए वे हेल्ड द सोवरेन्स ऑफ अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। तो जो भी राजा महाराजा होते थे वो फकीर्स और जो ऋषिज होते हैं उनके पीछे रहते थे, मतलब उनसे सलाह लिया करते थे। ठीक है, उनसे छोटे थे, उनसे अपने आप को बड़ा नहीं मानते थे। और नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, कि एक राष्ट्र जिसमें इस प्रकार का क्या हो, शासन व्यवस्था हो, संविधान हो, इज फिटर टू टीच अदर्स, वो फिट है दूसरे को सिखाने के लिए, दैट लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरे से सीखने के लिए नहीं, दूसरे को सिखाने के लिए, जिसमें इस प्रकार की क्या हो, व्यवस्था हो, इस प्रकार के लोग हों। ठीक है, तो वो दूसरे को सिखाती है, दूसरे से सीखती नहीं है। ठीक है, यही हमारी क्या है, भारतीय सभ्यता है, जो दूसरे को सिखाती है, हमको दूसरे से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, ये जो राष्ट्र है इसकी अपनी अदालत है, अपना दरबार है, लॉयर्स हैं, वकील्स हैं और डॉक्टर्स हैं, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स,
लेकिन उन सब वो सब क्या है, एक बाउंड में है, मतलब एक सीमा रेखा के अंदर ही है, ठीक है। उनका एक लिमिट है कि वो इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं या फिर ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। सब जानते हैं कि ये जो प्रोफेशंस है उनके लिए मतलब ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, ठीक है। कहता है मोर ओवर दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल। तो जो भी वैद होते हैं, वकील्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को लूटते नहीं है। पहले के टाइम में नहीं लूटते थे, लेकिन आजकल के तो डॉक्टर्स हैं, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, मतलब अपने फ़ायदा के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट। उनको ऐसा माना जाता है कि वो सब लोगों पर क्या है, निर्भर है। एक वकील जो है, एक वैद्य जो है, मतलब डॉक्टर जो है, वो लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। लोगों पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, नॉट देयर मास्टर्स। उसके मालिक नहीं होते वो, ठीक है। कहता है जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। न्याय निष्पक्ष मिल जाता था पहले के टाइम में, ठीक है। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। जो सामान्य लोग थे वो क्या करते थे, मतलब कोर्ट सबसे बच करके रहते थे, उसमें ज़्यादा लीन नहीं, मतलब उसमें ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते थे, उसमें फंसते नहीं थे जा करके, ठीक है। वो अपने आप को बचा करके रखते थे उन सबसे। देयर वर नो डाउट्स टू लियर पीपल इनटू देम। और कोई ऐसे लोग भी नहीं थे जैसे कि गांव सब में होते हैं या फिर शहरों में होते हैं दलाल टाइप के लोग, जो क्या करते हैं, लोगों को जा करके किसी जगह फंसा देते हैं, ठीक है, कि आप ये करो तो सही रहेगा, वो करो तो सही रहेगा। कुछ छोटी सी किसी बात को लेकर के अनबन हुई, किसी में झगड़ा हुआ, और जाकर के लोग क्या करते हैं, उसको फंसा देते हैं कि आप ये कर दो, वो कर दो, और उनको उससे जो कुछ भी फ़ायदा मिले, ठीक है। तो पहले के टाइम में लोग ऐसे नहीं थे, मतलब दलाल सबके चक्कर में नहीं पड़ते थे। दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। और ये जो मतलब चीज़ें हैं, दलाल वाली चीज़ें, तो ये सब सिर्फ शहरों में देखा जाता था, ठीक है, गांव में नहीं। लेकिन अब गांव में भी होने लगा है। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। जो कॉमन पीपल थे, सामान्य से लोग थे, गांव के लोग थे, वो अपना खेती करते थे और उसी से खुश रहते थे, स्वतंत्रतापूर्वक अपनी खेती करते थे, उसी पेशा में खुश रहते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल। वो क्या करते थे, अपने पेशा को फॉलो करते थे और जो गृहस्थ जीवन है उसमें खुश रहते थे, उसी में मतलब आनंदित रहते थे, ठीक है। तो यही इंडियन सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट क्या कहता है, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी। महात्मा गांधी कहते हैं जो भारतीय सभ्यता है, जिसका मतलब मेरे द्वारा क्या किया गया है, इसका वर्णन किया गया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। जो इसके समर्थक हैं, जो इसके अनुयायी हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी उसी प्रकार से क्या किया गया है, वर्णन किया गया है भारतीय सभ्यता का। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता में नहीं, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, सारे व्यक्ति क्या हो, परफेक्ट हो। लेकिन हमारे यहाँ है, हमारी जो सभ्यता है उसमें जो लोग होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो किसी भी दूसरी मतलब दुनिया के किसी और हिस्से में या फिर किसी भी सिविलाइजेशन में जो व्यक्ति होते हैं वो परफेक्शन अटेंड नहीं करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉरल बीइंग। जो भारतीय सभ्यता है वो किस चीज़ को एलिवेट करती है, किस चीज़ को मतलब बढ़ाती है, मॉरल बीइंग को, नैतिक महत्व को, नैतिक वैल्यू को, ठीक है, उनकी यही प्रवृत्ति है। कहता है दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। और वहीं पर अगर हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, वो इमोरलिटी को, अनैतिकता को क्या करती है, प्रोपेगेट करती है, बढ़ावा देती है। द लैटर इज गॉडलेस, यानी कि पश्चिमी सभ्यता की बात कर रहे हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो सब नास्तिक होते हैं। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। और वहीं पर अगर हम लोगों की ईस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें, हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करें या फिर हमारी इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें, तो वो भगवान में विश्वास रखती है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लेवल ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर्स ब्रेस्ट। तो यहाँ के जो भी लोग हैं, जहाँ से भी हैं, वो भारत के प्रेमी हैं, तो उनको अपने सिविलाइजेशन से इस तरीके से चिपकना चाहिए जैसे एक बच्चा जो होता है अपने माँ के सीने से क्या होता है, चिपका रहता है, लगा रहता है।
कहता है आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी जो सभ्यता है उसका उससे नफरत नहीं करता हूँ, ठीक है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग, मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी है जिसके लिए मैं उसका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं थैंकफुल हूँ पश्चिमी सभ्यता का, महात्मा गांधी कहते हैं, ताकि मतलब देखिए अब वो उसने इंग्लिश सीखी और इसके माध्यम से अपनी सभ्यता के बारे में सारे लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो थैंकफुल हैं। कहता है आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा, ठीक है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई वॉन्ट टू इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि अगर मतलब मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्या हूँ, धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया कि अगर इंडिया को अपने फुलेस्ट हाइट तक राइज करना है, ऊपर उठना है, इसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली, तो मैं अपने देशवासियों को फ्रैंकली कहना चाहता हूँ आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो मेरी मतलब सालों की क्या है अनुभव है ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, कि मैंने इससे एक पाठ सीखा है, एंड दैट इज़ दैट वी मस्ट सुन इट एट ऑल कॉस्ट्स, कि हमें किसी भी कीमत पर इसका क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। किस चीज़ का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का, कि हमें उसको कॉपी नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन अब क्या है, आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज़ वर्शिप ऑफ द मटेरियल, ये किस चीज़ की पूजा करता है, वस्तुओं की, प्रैक्टिकल चीज़ों की, भौतिकवाद की। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, ये उस चीज़ की पूजा करता है जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर का जानवर है उसकी क्या करता है, पूजा करता है। इट इज़ अनअडल्टरेटेड मटेरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, की ये मतलब मिला जुला है, ठीक है। एक जाल की तरह है मटेरियलिज्म, कौन चीज़, भौतिकवाद, वस्तुवाद, और मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है अगर वो हर एक स्टेप पर मटेरियल सिविलाइजेशन की बात नहीं करता है, भौतिक चीज़ों की बात नहीं करता है, फिजिकल कंफर्ट की बात नहीं करता है, ठीक है, तब तक वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हमारा बस 1-2 रोज में ही आ जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और साथ साथ में हम लोग जो एक और वीडियो इस टॉपिक पर रहेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो उसके बारे में भी कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी क्या हो सके, लाभ मिल सके। तो थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में बेल आइकन और लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।